हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हुआ था प्री के लिए 2023 का, उससे प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम टेस्ट नंबर 68 देखने वाले हैं। और सीरीज 3 का 68 नंबर प्रैक्टिस सेट जो कि आज आपका लास्ट है। ये टेस्ट आपका जो है 8 तारीख को हुआ था, जो कि थोड़ा सा मेरा डिले हो चुका है, बट लास्ट वीडियो है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेट पसंद आया होगा। साथ में प्लेटफॉर्म का जो है मास्टर वीडियो हम प्रोवाइड कर दिए हैं। बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट का जो नया बुक आया है उसका भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। और स्पीडी का भी वीडियो आपका आ चुका है, ऑनलाइन और एमसीक्यू का एक ही वीडियो मिलेगा, उसका देख लीजिएगा। और बहुत जल्द हम आपका जो है एडुटेरिया का जो मास्टर वीडियो है करंट अफेयर का, जो आपका आज आने वाला है बुक, उससे हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आवर लाइफ, है ना, विदाउट स्पेस आप लोग सर्च करेंगे स्टडी आवर लाइफ, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। कोई भी बुक का या फिर आपको अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो पर डे आपको वहाँ पे मिल जाता है, जाके आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि दमन और द्वीप के बीच कौन सी खाड़ी अवस्थित है। तो दमन और द्वीप के बीच जो खाड़ी अवस्थित है वो है कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी है दमन और द्वीप के बीच अवस्थित है, ठीक है। अगला है कि देश की वर्तमान स्थलाकृतियाँ किस युग में सुनिश्चित हुई है। तो देश की वर्तमान स्थलाकृतियाँ जो है ये आपका प्लीस्टोसीन, देश की वर्तमान स्थलाकृतियाँ युग जो है वो प्लीस्टोसीन में सुनिश्चित की गई है। कहाँ पे? प्लीस्टोसीन युग में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चेनाब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है। तो कोपेन के जलवायु के अकॉर्डिंग भारत की जलवायु को 8 भागों में, कहीं कहीं 9 भागों में भी आपको देखने को मिलेगा, बांटा गया है। जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर पूर्वी भारत में CWG है। क्या है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस वृक्ष से लीसा नामक पदार्थ प्राप्त होता है जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो लीसा नामक पदार्थ जो प्राप्त होता है जिससे तारपीन तेल बनाया जाता है वो है आपका चीड़ का वृक्ष। चीड़ के वृक्ष से लीसा नामक पदार्थ प्राप्त होता है जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान आपसे पूछा गया है, ये मुंबई में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना कब हुआ। तो CISF की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 1969 में हुआ था। CISF का स्थापना 1969 में हुआ था। और वर्तमान में CISF के हेड कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जनरल बिपिन रावत, जो कि देश के भारत के प्रथम CDS थे, है ना। देश के प्रथम CDS के रूप में कब पद ग्रहण किए थे। तो देश के प्रथम, सेकेंड जो है अभी अनिल कुछ करके इनका नाम है, सेकेंड जो CDS बने हैं, याद रखिएगा। और प्रथम थे बिपिन रावत। और इन्होंने जो पद ग्रहण किया था वो 2020 में अपना पद ग्रहण किया था, जनरल बिपिन रावत। अगला है लिवरपूल, यानी लिवरपूल इंग्लैंड के विश्व विरासत सूची से कब बाहर निकाला गया। तो लिवरपूल विश्व विरासत सूची से जो बाहर निकाला गया है इसे याद रखिएगा 2021 में। 2021 में लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से बाहर निकाला गया। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, डिजाइन किसने किया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल का जो डिजाइन किए थे वो थे आपके W इमर्सन जो थे, उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में पड़ता है उसका डिजाइन किए थे। अगला है सांची का स्तूप को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया। सांची का स्तूप कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1989 में। कब? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड माउंटेन डे कब मनाते हैं?
तो वर्ल्ड माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्वत दिवस। वांकली बांध नहर परियोजना का स्रोत कौन सी नदी है? तो बांकली बांध नहर परियोजना का स्रोत जो है, मैं आपको बता दूं, इसका स्रोत हो जाएगा आपका शुक्री नदी। बांकली का स्रोत क्या है? शुक्री नदी है। नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा जापान व फिलीपींस में चावल उत्पादन किया जाता है? तो जापान और फिलीपींस में चावल उत्पादन जो किया जाता है, ये किया जाता है डपोंग विधि द्वारा। डपोंग विधि द्वारा जापान और फिलीपींस में चावल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, डोलोमाइट खनिज किसका मिश्रण है? तो डोलोमाइट खनिज जो है, ये मिश्रण है आपका चूना पत्थर व मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मिश्रण है चूना पत्थर और मैग्नीशियम का। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है यह स्थित है आपका, मैं बता दूं, यह स्थित है आपका रायपुर में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ में, है ना। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई? तो प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई थी 1998 में। 1998 में जो है प्रशांत सुनामी चेतावनी की स्थापना की गई थी। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2006 के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चक्रवात के चरणों के पहचान हेतु रंगीन कोडों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो चक्रवात अलर्ट पीला, चक्रवात की चेतावनी नारंगी कलर, उसके बाद पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक लाल। उपयुक्त में से सभी, ये सभी आपका बिल्कुल सत्य है। रंगीन कोड का मतलब कि जो 2006 के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चक्रवात के चरणों की पहचान की गई, उसके लिए रंगीन कोड का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि पीला जो रंग था, पीला कोड जो था वो चक्रवात अलर्ट के लिए था, नारंगी चक्रवात चेतावनी के लिए था, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक लाल था। 20 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 106 लोगों को वर्ष 2023 में जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच वैमनस्य का कालखंड था। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो वैमनस्य का काल था, इस काल की बात करें तो 1916 से लेकर 1924 तक का समय था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच वैमनस्य का काल 1916 से लेकर 1924 तक। किस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो केंद्र बजट को राज्य बजट से जो अलग किया गया था 1919 में। 1919 में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन योजना के सदस्य में निम्नलिखित में भारत के सचिव पद पर थे। तो कैबिनेट मिशन में ये तीनों थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैंथिंग लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। लेकिन पूछा गया है कि भारत के सचिव पद पे कौन थे? तो भारत के सचिव पद पे पैंथिंग लॉरेंस थे। कौन थे? पैंथिंग लॉरेंस थे सचिव के पद पे। 24 नंबर है कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह कथन जो था पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव का था। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। क्वेश्चन यही था ना, सबसे संबंधित भाग है, ये पूछा गया है ना। अगला है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 301 में। संविधान अधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार अनुच्छेद 301 में वर्णित है। नेक्स्ट है, बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी से। बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है?
तो आर्टिकल हो जाएगा 35। आर्टिकल 35 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न। फजल अली आयोग जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया? यहाँ से 2 प्रश्न आपका बन सकता है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1955 में। फजल अली आयोग जिसका संबंध राज्य पुनर्गठन से है, इसने अपना रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया था। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तथर्थ समिति है? तो तथर्थ समिति इसमें से हो जाएंगे प्रवर समिति। प्रवर समिति जो है वो आपका तथर्थ समिति है। ठीक है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज के संस्थाओं चुनाव में। भारत के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित संस्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा में। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है ये कनाडा में स्थित है, कनाडा में। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है? तो प्रदीप्त वृत्त जिसे कहा जाता है वो है आपका दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को। दिन और रात के विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न दिया है आपको मैच करने के लिए, तो चलिए इसे मैच कर लीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी का नाम है, एक तरफ देश का नाम है, इसे मैच करना है। तो माउंट हुंड कहाँ पे है? अमेरिका में है माउंट हुंड। सबनकाया है आपका पेरू में। किनाबालू आपका पड़ता है मलेशिया में। और माउंट पिनाटुबो ये पड़ता है आपका फिलीपींस में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, माउंट हुड अमेरिका में, शवनकाया आपका पेरू में, किनाबालू मलेशिया में। BCDA ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री किए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने हंगरी देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हंगरी के साथ। भारत देश ने हंगरी के साथ जल प्रबंधन में अपनी मजबूती, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, भारत और हंगरी ने। अगला है कि हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मुंबई में। हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान का आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। 37 नंबर प्रश्न है कि 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है। जो मोचा से प्रभावित था म्यांमार के लोगों को मदद करने के लिए भारत ने एक अभियान शुरू किया, उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। क्या नाम है? ऑपरेशन करुणा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलीन मिकल्सन है। कौन? कैरोलीन मिकल्सन है जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंची और यह प्रथम महिला है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में किया? तो नोएडा में। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में शहर में किया है।
अगला है एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ? तो आयोजित किया गया है कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो है ये कोलकाता में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो आबू रोड, सिरोही, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन आबू रोड, सिरोही, राजस्थान में किए। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की? तो इसे याद रखिएगा 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है 15 फरवरी 2023 को। 43वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी। 43वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो खनन प्रहरी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। भारत सरकार ने 13 फरवरी 2023 को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना के लिए जो लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप है उसका नाम है खनन प्रहरी। फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 संबंधित है। तो अमृत पैक्स 2023 का संबंध हो जाएगा डाक टिकट का 5 दिवसीय महाकुंभ से। फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 से संबंधित जो है वो है डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से। आगे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में सीबीआई के जो निर्देशक बने हैं वो अजय भटनागर हैं। कौन है? अजय भटनागर सीबीआई के निर्देशक। भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। तो भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र जो है वो कम्बोज है। क्या है? कम्बोज। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा कि इस साल प्रतिष्ठित 41वें लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का वो दिया गया है आपका नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री को। रंजीत प्रताप द्वारा लिखित एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एज द व्हील टर्न्स पुस्तक के लेखक है रंजीत प्रताप और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो विमोचन किए हैं एम.के. वेंकैया नायडू। किसने किया है? एम. वेंकैया नायडू ने। मरुस्त प्रतिनिधि करते थे। तो मरुस्त प्रतिनिधि जो हैं वो वृष्टि छाया का करते थे। मरुस्त प्रतिनिधित्व वृष्टि छाया का करते थे। नेक्स्ट क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है यह स्थित है आपका कहाँ पे? तो यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। 53 नंबर फिर से आपको मैच करने के लिए दिया है। एक तरफ तिथि है, एक तरफ ऐतिहासिक घटनाक्रम है, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं थोड़ा छोटा करके। सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का आपका हो जाएगा करीब 3000 साल पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया है कि आहत सिक्के का प्रचलन, प्रारंभिक प्रचलन। तो आहत सिक्के का जो प्रारंभिक प्रचलन हुआ था वो करीब 2500 साल पहले हुआ था। तो इसका डी हो जाएगा। संगम साहित्य रचना की शुरुआत, संगम साहित्य रचना की शुरुआत हुई थी लगभग 2300 साल पहले, यानी करीब 2300 साल पहले। आरिकामेडु का पतन का प्रचलन, आरिकामेडु के पतन का प्रचलन जो हुआ था ये लगभग आपका करीब 2200 से लेके 1900 साल पहले। तो इसका बी। तो सी डी बी ए, देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। ठीक है।
आगे देखिएगा कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता का गुफा, लेपाक्षी मंदिर, सांची का स्तूप। दिया है कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो अजंता, लेपाक्षी और सांची, इस तीनों में से जिसे भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है वो है आपका केवल 1 और 2, यानी कि अजंता और लेपाक्षी। अजंता और लेपाक्षी को जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। गांधी शैली के प्रथम बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में बनाई गई। तो आंसर हो जाएगा आसन एवं स्थानक दोनों मुद्रा में। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तिमां जो है ये बनाई गई थी आसन तथा स्थानक दोनों मुद्रा में। 56 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने अपनी जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, शेख बुरहानुद्दीन नरीफ दौलताबाद सही है, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का अगर आप मकबरा पूछते हैं तो यह पड़ता है शेख मतलब क्या नाम है इनका, शेख निजामुद्दीन औलिया है ना। इसका जो मकबरा है आपका ये 1325 में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिर्ज खान के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम है, ये कहाँ पड़ता है मैं बता दूं, ये पड़ता है आपका नई दिल्ली में पड़ता है ना, नई दिल्ली में पड़ता है, दरगाह है निजामुद्दीन औलिया का, तो इसे याद रखिए। तो ये मुल्तान गलत दिया हुआ है। बाकी आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1944 में। कब? 1944 में। दिसंबर 1925 में बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं। तो दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंगारवेलु चेट्टियर। क्या नाम था? सिंगारवेलु चेट्टियर इनका नाम था। कॉमिटर्न क्या है? कॉमिटर्न क्या था? तो कॉमिटर्न जो था ये रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का नाम कॉमिटर्न था। रूस के साम्यवादी संगठन का नाम कॉमिटर्न था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र कब बना। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। यह राज्य बना था आपका 1997 में, महाराष्ट्र 1997 में। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1887 में हुआ। कब? 1887 में। सॉरी गलत बोल दी, 1897 लिखा है, 97। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो आरंभ हुआ था 1897 में। कब? 1897 में। राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया। तो ये रिचर्ड स्टोन किए थे। राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा कि क्रिप्स मिशन यानी एकल प्रतिनिधि भारत कब पहुंचा। तो क्रिप्स मिशन जो भारत पहुंचा था वो 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। तो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। आगे है सर्जेंट योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त करके 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था, परंतु खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र कितना वर्ष कर दिया। तो ये 16 वर्ष कर दिया था खेर समिति ने। सर्जेंट योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त करके 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था, परंतु खेर समिति जो है इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। 68 है निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था। तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था वो है आपका H.T. प्रिंसेप। H.T. प्रिंसेप जो है यह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था। नेक्स्ट है प्रेस्त्रिका यानी पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त। क्या है? ग्लासनोस्त यानी खुलापन की अवधारणा पेश की।
तो पुनर्गठन और खुलापन की अवधारणा को जो पेश किया था वो पेश किया था मिसाइल गोर्बाचोव ने। निम्न में से कौन एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक नहीं थे? तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक नहीं है, अली इमाम नहीं है, है ना, बाकी ये तीनों हैं। अर्थशास्त्र में मैक्रो, आपको पता है कि अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो इस दोनों शब्द का प्रयोग जो किया गया था 1933 में किया गया था। माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग 1933 में किया गया था। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत प्रतिपादक कौन था? तो वो थे आपके A.K. सेन। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत का प्रतिपादक था H.K. सेन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है वो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। ग्रीष्मकाल में आर्द्र मौसम यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम, तो ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव तब होता है जब उमस वाला मौसम होता है, यानी उमस को इंग्लिश में ही मग्गी कहते हैं, मग्गी। अगला है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो ऑप्शन है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में और सूरजमुखी में। तो प्रोटीन और वसा दोनों जो है यह आपको प्रचुर मात्रा में मूंगफली में मिलता है। किसमें? मूंगफली में। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, तो क्रोमोसोम की संरचना में जो भाग लेते हैं वो हो जाएगा क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेने वाला, एक मिनट, वो लेगा डीएनए व प्रोटीन। डीएनए व प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेता है। क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेता है। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है, तो पत्ते में दिखाई देने वाली जो शिराएं होती है वो कार्य करती है चालन में। किसमें कार्य करती है? चालन में। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदर के पश्च भाग से। उदर के पश्च भाग से जो है निकाले हुए स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो शीशे की छड़ को जब आप भाप में रखेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी परंतु इसका जो चौड़ाई है वो बढ़ती, चौड़ाई भी इसकी बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेगा। आगे है 80 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होती है। यह कथन आपका सही है कि जो उच्चतर टेम्परेचर होता है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तीव्रतर होते हैं। और कथन कारण दिया है आपका कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ये दोनों सही है, ठीक है। और आर जो है ना आपका कारण जो है वो कथन का बिल्कुल स्पष्टीकरण करता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 82 देखिए, परमाणविक क्या है? परमाणविक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो अगर परमाणिक संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है तो वो Z हो जाएगा। दोनों सेम ही होता है, परमाणिक संख्या ही होता है, इसलिए आपका ये Z हो जाएगा। pH एक मूल्यांक दर्शाता है, तो pH जो मान होता है, pH जो आप वैल्यू पढ़ते हैं, ये किसकी मान को दर्शाता है? तो ये किसी भी घोल अम्लीय होना या क्षारीय होना ये बताता है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता, तो पारे को साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो उच्च संचालन शक्ति होता है उसकी विशेषता होती है, इसलिए पारे के साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है, इसीलिए, है ना। अगला 85 नंबर प्रश्न है जो कि आपको एक दिया हुआ है कि पदार्थ और उनके घनत्व को अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही क्रम में पदार्थ और उसके घनत्व को,
तो घनत्व के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो सबसे पहले सोना होगा, फिर पारा होगा, फिर इस्पात होगा। आंसर बी, सोना, पारा और इस्पात, ये आपका अवरोही क्रम में बिल्कुल दिया हुआ है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को जो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसका नाम आप इसमें देखेंगे तो वो है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 87 नंबर प्रश्न है कि दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, इसमें से आपका एक स्टेटमेंट उपग्रह की चाल समान होती है, ये सही है, उपग्रह का चाल समान होगा। आगे देखिएगा कि लिग्न क्या है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो लिग्निन नामक जो पदार्थ होता है ये जमा होता है आपके जाइलम ऊतक पर। जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? तो मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है। डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का चूर्ण। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। तो लाइकेंस जो होते हैं वो सहोपकारिता को करते हैं। किसको? सहोपकारिता को। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। तो सहोपकारिता को व्यक्त करता है लाइकेंस, बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर है। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना एक प्रोटोकॉल है और इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टो प्रोटोकॉल। एड्स रोग में प्रयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? तो एड्स रोग में प्रयोग किए जाने वाला जो महत्वपूर्ण दवा है वो है आपका, एक तो एजेडिटी भी होगा, जीडोव्यूडाइन है और ट्रिपल ड्रग थेरेपी है। ये सभी आपका जो है एड्स रोग में प्रयोग किए जाने वाला दवा है। इजेडिटी, ट्रिपल ड्रग थेरेपी और जीडोव्यूडाइन। 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है बताना। यहाँ पे दिया है डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सत्य है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सत्य है। समुद्र मील नौ संचालन दूरी का सही है। सेल्सियस उष्मा नहीं, उष्मा का कैलोरी होता है और सेल्सियस जो है वो तो तापमान को बताता है ना, इसलिए आपका डी जो है वो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी हल्की हो जाती है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है। पानी के ऊपर से सतह से नहीं हल्की होती है, बल्कि आपका हो जाता है पानी के सतह से ऊपर भारी हो जाती है। और ना पानी के नीचे जब तक बाल्टी रहती है तब तक आपको हल्की फील होगी, लेकिन ऊपर आने पर वो भारी हो जाती है। ये बी आंसर, ए बिल्कुल सही होगा, बी गलत है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है वो क्यूकर्स से प्राप्त होता है। क्यूकर्स से कॉर्क प्राप्त होता है। अब आपका 96 से लेके 100 तक रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है, जो कि 5 प्रश्न होंगे, यहाँ से आप लोग बना लेंगे। 96 का आंसर डी दिया हुआ है, 97 का बी है और 98 नंबर का प्रश्न का आंसर बी है 4/7। 99 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा और 100 नंबर प्रश्न आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये टोटल प्रैक्टिस सेट था 67 वो आपका समाप्त हो जाता है आज, और आज से आपका ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। कोशिश करेंगे कि नया सेट आएगा तब हम आप सभी नया लेके आएंगे। और बिहार पुलिस को जो लोग तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस वाले, आप लोग निश्चिंत रहें, कल उसका भी हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अपलोड कर देंगे, मास्टर वीडियो, जो कि 1 से 3 तक आपका आ चुका था, और सेट 3 से आगे का जो भी है वो हम कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल पे जो नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।